नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24 मेरा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करवा देते हैं कोरोना के आंकड़ों से। मध्य प्रदेश में आज 12,727 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4,33,704 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत भी हुई है। तो वहीं अब तक 4,713 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 8,937 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो वहीं 3,50,720 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 78,271 मरीज मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव है। नीलम हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। नीलम, अपडेट दें। मध्य प्रदेश में जो है अब पिछले 24 घंटों के दौरान 12,727 जो मामले हैं वो नए संक्रमण के दर्ज हुए हैं। वहीं 77 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं यदि हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो लगातार प्रदेश में पॉजिटिविटी दर्ज बढ़ते जा रही है। 51,385 सैंपल जांचे गए थे और उसके मुताबिक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 24.7% पहुंच गई है। वहीं यदि हम ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 8,937 मरीज संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो जहां एक और लगातार नए मरीज मिल रहे हैं, वहीं लगातार जो संक्रमित मरीज है उनके ठीक होने का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भी समीक्षा बैठक करके नए निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टर्स के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए और जो भी टेस्टिंग की जा रही है उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जो कोविड संदिग्ध है उन्हें दिया जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों पर पूरा ध्यान दिया जाए ताकि होम आइसोलेशन में जो मरीज है वो गंभीर स्थिति तक ना पहुंच पाए और जो मरीज इलाज रहता है उनका पूरा ध्यान दिया जाए। और इसके साथ ही जहां जहां कोरोना कर्फ्यू है वहां पर सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार राज्य सरकार जो है कोशिशें कर रही है कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसे नियंत्रण में किया जा सके और लगातार जो है आंकड़े पर साथ ही साथ नए जो है रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जी शुक्रिया नीलम आपका जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज 12,727 कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक की बात की जाए तो 4,33,704 संक्रमित हुए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयंसेवी संगठनों और वरिष्ठ चिकित्सकों से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संकट काल का सामना सरकार और समाज के सहयोग से संभव है। कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं का आभार माना है। कहा कि इस प्रकार की अभिनव पहल से कोविड के विकट परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों और उनकी टीम ने कोविड संक्रमण का सामना हिम्मत, सेवा भाव और सहयोग से किया है। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। नेत्रालय दादागिरी पर प्रशंसनीय है और जिस तरह से सभी हम देखा कि बधाई आपके प्रकार। शहडोल के बाद भोपाल में भी ऑक्सीजन की कमी से 10 कोविड मरीजों की मौत हो गई। भोपाल के पीपल्स अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी पीपल्स अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत दुखद है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार पहले से ये इंतजाम कर लेती तो आज शहडोल और भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें नहीं होती। शहडोल, नीमच, पीपल्स हॉस्पिटल, भोपाल, जेपी लगातार लोगों की जान जा रही है। ऑक्सीजन के मिल नहीं रहे हैं और सरकार इसके जिम्मेदार है। इसीलिए हाईकोर्ट को माननीय हाईकोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है तो ये कोर्टों में भी जंग लड़ी जाएगी और सड़कों भी लड़ी जाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसकी एक तस्वीर कटनी जिला अस्पताल से सामने आई है।
जहां मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपस में लड़ पड़े। सभी अपने अपने मरीज को ऑक्सीजन लगवाना चाह रहे थे। पूरा मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर गोडाउन में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि कटनी कलेक्टर ने सिंगरौली से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए थे, जिसमें से 28 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वहीं सिविल सर्जन ने जनता से गुजारिश की है कि वे पैनिक न हो। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है। भर्ती किया हूँ सुबह 11 बजे के बाद 2 बजे ऑक्सीजन इनको मिला। इसके बाद ऑक्सीजन अभी बंद हो गया है। कितने बजे से ऑक्सीजन बंद है? 2 घंटे से बंद। 2 घंटे से बंद है। मैडम को बोल रहा हूँ सर, मैडम को बोल रहा हूँ तो बोल रही थी तू और कहीं जाके शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है? 12 बजे। कितने बजे से बंद है आपकी ऑक्सीजन? 10 बजे से। और टाइम कितना हो रहा है आपका? 12 बजे। 12। कोई इलाज नहीं हो रहा है। यह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत। ठीक है। तो भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी मामले में अब नया खुलासा हुआ है। 70% इंजेक्शन स्टोर में ही मिले हैं। बारकोड से किया गया था मिलान, तो अस्पताल में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था मेंटेन। तो 30% बचे हुए इंजेक्शन का ही बंदरबाट किया गया है और 6 लोगों के बीच इंजेक्शन को लेकर ये बंदरबाट हुआ था। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल धाकड़ का ये बयान आया है कि ये चोरी नहीं, धांधली है। चोरी की रिपोर्ट गलत लिखाई गई। एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा अंदर की तरफ से काटी गई जाली। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में अब ये नया खुलासा, जहां पर 70% इंजेक्शन स्टोर में ही मिले हैं। तो बता दें कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चोरी हुए 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा हुआ था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन और रसूखदारों ने इंजेक्शन की बंदरबाट की थी और जिसमें 6 आरोपियों के नाम भी सामने आए थे। सतेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सतेंद्र, अभी हाल में क्या कुछ नया खुलासा हुआ है, अपडेट दे। ये क्राइम ब्रांच ने एक नया खुलासा किया है कि जो 863 इंजेक्शन चोरी गए हैं, वो 863 इंजेक्शन में से 70% इंजेक्शन जो है वहीं सेंट्रल जो जहां से चोरी होना बताया जा रहा है वहीं पर मिल गए हैं। ये इंजेक्शनों का बार कोड मिलान किया गया था। बार कोड मिलान के दौरान ये 70% इंजेक्शन वहीं पाए गए हैं। शेष 30% इंजेक्शन जो जिनका मिलान नहीं हो रहा है, उन इंजेक्शनों के बारे में बताया जा रहा है कि उनका बंदरबाट हो चुका है। बंदरबाट ऐसे कहा जा रहा है कि ये 6 नाम सामने आ रहे थे, जिनमें एक सौरभ दत्ता है और हनी सिंह है, एक बंसज है, गौरव बुंदेला है, एक सोहेल कंप्यूटर वाला है, एक सौरभ सिंह है। इन लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, इन लोगों के बीच में ही इन जो नहीं 30% जो इंजेक्शनों का मिलान नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में आपस में बांटे गए। और ये कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच की सुई है, वो जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसके पास ही इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा, कल आईडी जो चौरसिया जो पद से अधीक्षक के पद से हटाए गए थे, उनके द्वारा इन नामों का जिक्र किया जा रहा है, जो 6 नाम सामने आ रहे थे। शेष अभी जो क्राइम ब्रांच की माने तो क्राइम ब्रांच इस घटना को चोरी नहीं मान रही है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि क्राइम ब्रांच इस घटना को चोरी नहीं मान रही है। चोरी की जो रिपोर्ट है वो झूठी लिखाई गई है, क्राइम ब्रांच का ऐसा मानना है। अब क्राइम ब्रांच जो है इस एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार ये चोरी की रिपोर्ट किस आधार पर दर्ज कराई गई थी और क्यों दर्ज कराई गई थी। इसके पीछे चक्रव्यूह रचना रचने वाला आखिर इंसान कौन है, ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। एक बात और साफ हो गई है, एफएसएल रिपोर्ट में एक बात और साफ हो गई है कि जो जाली थी, जो जाली काटकर जिस इंजेक्शनों को बाहर निकाला गया है, वो जाली एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ जाली अंदर की तरफ से काटी गई थी। ऐसे कुछ तथ्य क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। क्राइम ब्रांच अब इस मामले में अमानत का खयानत और चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाने की साजिश के तहत नया एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है। देखना यह होगा कि अब इस मामले में किस पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, देखना होगा कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले में किस पर कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह याचिका पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी नाम के 2 अधिवक्ताओं की तरफ से दायर की गई है। इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रहे नेता कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिसके कारण देश प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अंतिम संस्कार के लिए शवों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पूरे देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, लेकिन इसी दौरान उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। ये नियम आईटी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% ही की गई थी। गृह विभाग ने 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंप दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अति आवश्यक सेवाएं माना गया है, जबकि इससे पहले जारी आदेश में राज्य और केंद्र के सभी कार्यालय खुले रहने की अनुमति दी गई थी। राजधानी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी के लिए भी शादी विवाह की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। ऐसे में अकेले अप्रैल माह में होने वाली सैकड़ों शादियों पर संकट खड़ा हो गया है। अब इन लोगों को शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। इस संदर्भ में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि पहले संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। इसके लिए जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर न निकले, यानी अप्रैल माह में शादी की शहनाइयां नहीं गूंजेंगी। कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल ये आदेश 26 अप्रैल तक है, मगर जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में फैली अव्यवस्था और टेस्टिंग से लेकर बिस्तरों की किल्लत पर कांग्रेस बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार की नाकामियों से नाराज होकर 21 घंटे का उपवास शुरू किया था, जो आज दोपहर 12 बजे खत्म हो गया। पीसी शर्मा ने कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने संक्रमण के बिगड़ते हालात पर राज्य और केंद्र सरकार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी मांग की है कि कोरोना का इलाज, जांच, वैक्सीनेशन शासकीय प्राइवेट अस्पताल में पूरी तरह फ्री हो। साथ ही लॉकडाउन में गरीबों को 10-10 हजार रुपए सरकार आर्थिक सहायता देने की मांग भी अब कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। 21 घंटे के बाद आज 12:15 बजे ये हमने ख़त्म किया है। और ये उपवास केवल रेमडेसिविर इंजेक्शंस लोगों को उपलब्ध हो, ऑक्सीजन उपलब्ध हो, उनकी जान को बचाया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। 6 मई तक हम देखेंगे अगर ये सब चीज़ें जो हाईकोर्ट का आदेश है ये अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो पूरी कोर्ट में हम और जाएंगे। इंदौर में कोरोना मरीज के परिजन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लेकर मरीज को भर्ती करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज को बेड दिलाने के एवज में 60,000 रुपए का सौदा हुआ था। इसी मामले में इसे जुड़ा एक और ऑडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में जारी इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, नगर शहर अध्यक्ष गौरव राजदीवे
और संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाकर मामला पुलिस को सौंप दिया है। प्रभारी मंत्री आता है, जो भी करना है उनको सब दुरुस्त करने का जो अधिकारी उसको निर्देश देने के लिए आया था। और जो कल की घटना जो छपी है उसके जांच के आदेश आईजी और डीआईजी से बात हो गई है। उसमें जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऑडियो आया था, उस ऑडियो में एक कर्मचारी जो इस जगह का नहीं है वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे दाखिल फैसिलिटेट करूँगा। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे एक टोकन व्यवस्था भी की गई है कि जो पेशेंट आता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सके। ऑडियो वायरल्स का जिक्र है और ऑडियो वायरल भी अभी प्राप्त किए गए हैं तो अन्य माध्यम से, और जिन लोगों ने उसको किया है उनको भी नोटिस देकर इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। लॉकडाउन में दिल्ली से छतरपुर आ रही तेज रफ्तार बस ग्वालियर में पलट गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दुर्घटना झांसी हाईवे के 84 घाटी के पास हुई है। यात्रियों को रेस्क्यू करने के बाद परिवहन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। परिवहन आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं परिवहन उपायुक्त अरविंद सक्सेना ने घटना स्थल पर मजदूरों से बातचीत भी की। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में हमारी बातचीत हुई है। कहा गया कि प्रवासी मजदूरों के वाहनों को चेक करके रवाना करें। बता दें कि बस मजदूरों से भरी हुई थी। बस जो है दिल्ली से छतरपुर की ओर जा रही थी और ये एक्सीडेंटेड हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और वहाँ से भी हम लोग लगातार अब कम्युनिकेशन स्थापित किए हुए हैं कि जो भी माइग्रेटेड लेबर जो हमारे प्रदेश के ऐसे लेबर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। तो उस संबंध में उनको हमें रूट के विषय में और उसके अतिरिक्त मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बस के कितने बजे रवाना किया, ये एक जाँच का विषय रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में बेकाबू हो रहा कोरोना के बीच अब स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या कम होती नजर आ रही है। कुछ समय पहले तक इंदौर के रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रियों की संख्या बेहद कम हो गई है। स्टेशन पर जो भी यात्री आ रहे हैं वो फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर लगाकर पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना का प्रभाव यात्रियों की संख्या पर भी पड़ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र जाने वाली अवंतिका, पुणे नागपुर और दुरंतो एक्सप्रेस पूरी भरी हुई नजर आती थी, लेकिन इस बार मुश्किल से 50% सीट ही भर पाई हैं। इंदौर स्टेशन से फिलहाल 36 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इनमें से अधिकांश ट्रेन में यात्री नदारद नजर आ रहे हैं। 36 ट्रेन इंदौर से चल रही हैं तो, और वो ट्रेनें बीच में काफ़ी उसमें रश जा रहा था, लोग जाना पसंद कर रहे थे। लेकिन एकदम ये कोविड जिस तरह से फैला है और जिस तरह से आक्रामित हुआ है उसकी वजह से जो इस ट्रेन में जाने वाले लोगों की संख्या एकदम कम हुई है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी आए तो वहाँ पे एक टेस्ट करा के आए कोविड का, और इसके बाद में ही राजस्थान में वो किसी स्टेशन पर उतर सकते हैं। शाजापुर जिला अस्पताल में देर रात मरीजों के अटेंडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में पक्षपात का आरोप लगाया गया। एसडीएम तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि रसूखदारों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, जबकि कोरोना के गंभीर मरीज बगैर इंजेक्शन के तड़प कर मर रहे हैं। उनके अटेंडर बाहर परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हंगामा तब हुआ जब डॉक्टर ने अस्पताल में गंभीर मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की सूची बनाकर दे दी, लेकिन सूची बाहर आने पर उसमें से कई गंभीर मरीजों के नाम ही गायब हो गए। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र से होमगार्ड सैनिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें होमगार्ड सैनिक टीआई और एसडीएम पर गरीबों का आशियाना उजाड़ने का आरोप लगा रहा है। उसने अधिकारियों की ओर से मामले में संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावा ने होमगार्ड सैनिक शिव प्रसाद साकेत के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि होमगार्ड सैनिक मऊगंज के एडिशनल एसपी कार्यालय में पदस्थ है। संज्ञान में लाया गया है कि इस तरह का कोई वीडियो है। शिव प्रसाद सैनिक है वहाँ पर, जो मेरे ही कार्यालय में पदस्थ था और वर्तमान में उसके यहाँ चूँकि बीमार चल रहा था तो उसको घर पर रहने की सलाह दी गई थी। उसके घर में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी थे,
इसी तारतम्य में अगर इस तरह का कोई उसका वीडियो वायरल हो रहा है या हंगामा कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसे वापस होमगार्ड मुख्यालय भेजा जाएगा। दुर्गाष्टमी के मौके पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने गोटे गांव के स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान महामारी को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ऑक्सीजन का प्रबंध किया है, वैक्सीनेशन का भी प्रबंध किया है, साथ ही इंजेक्शन की कमी को भी पूरा करने का काम सरकार कर रही है। ऐसी महामारी में हम एक साथ चलें, ताकत के साथ चलें। भारत सरकार ने ऑक्सीजन का प्रबंध किया है, वैक्सीनेशन का प्रबंध किया है और जो इंजेक्शन इजाद हुआ है उसका भी प्रबंध पर्याप्त मात्रा में किया है। हाइपर होने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति फैसला न करे, डॉक्टर को फैसला करने दें। और मुझे लगता है कि हमें अभी भी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को भरपूर सहयोग देना चाहिए। इंदौर के JSITS कॉलेज परिसर में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग कॉलेज परिसर के फार्मेसी डिपार्टमेंट के खुले बगीचे में लगी थी, जो कि तेजी से फैलती हुई डिपार्टमेंट के पास तक जा पहुंची। आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग की लपटों को देख कॉलेज परिसर के बाहर पार्क रोड पर लंबा जाम लग गया। JSITS परिसर के अंदर मंगलवार शाम को भीषण आग लगी हुई है। ये JSITS कॉलेज का पीछे का हिस्सा है और ठीक ये जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने का हिस्सा है और इस वक्त ये आग बढ़ती जा रही है। ये जो JSITS कॉलेज है फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास का ये हिस्सा है और लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और शहर का ये मध्य इलाका है। फिलहाल की हम बात करें तो संभवतः शायद यहाँ पर कुछ कचरा होगा, पेड़ पौधे होंगे, उसमें आग लगी, लेकिन ये आग बड़ी तेजी से फैल रही है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अफरा तफरी का भी माहौल बना हुआ है, ट्रैफिक जाम है और फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।